नेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी सोशल पॉलिटिकल लाइफ, और इसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। और इसमें हम ये देखेंगे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। इक्वालिटी का मतलब होता है जब हम सभी लोगों को इक्वल मानते हैं और सभी को डेवलपमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इक्वालिटी अगर हम कहें सो वी कैन से दैट कि इक्वालिटी इज़ a process in which all the people are equal opportunities and no one person are discriminated on the basis of gender, caste, religion, place of birth, race, etc. etc. तो हमारा जो ये चैप्टर है ये इसी पर ही डिपेंड है। और डेमोक्रेसी जो है बच्चों वो हमारा एक, आपको पता है इक्वालिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी आप 6th में भी पढ़ चुके हैं। इट्स अ रूल ऑफ पीपल एंड डेफिनेशन अगर इसकी हम बात करें तो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, विच गिवन बाय अब्राहम लिंकन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इक्वालिटी को लेकर यहाँ कैसे समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है और लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं विद पेशेंस। और ये क्यों खड़े हैं? दे आर कास्टिंग देयर वोट। ठीक है, लाइन में लग के वोट देने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर सुजाता नाम की जो लेडी है वो भी खड़ी है और कांता भी खड़ी है लाइन में। और यहाँ पर सभी लोग लाइन में हैं। और जो कांता है वो मेड का काम करती है घर में। और वहाँ पर जो है वो वेट, जिस घर में काम करती है वहाँ पर वो वहाँ से वो टाइम छुट्टी लेकर वोट देने गई है। और ये बाकी लोग भी आपको दिख रहे हैं, ये वोट देने के लिए ही खड़े हुए हैं। और अब यहाँ देखिए कांता जो है वो अपनी जो मालिक है उनकी, उससे बात कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी जो है वो बहुत बीमार है और मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो उसने एडवांस में पैसे लिए हैं इलाज कराने के लिए। अब आप देखिए उसकी बेटी बीमार क्यों पड़ी, जो है गुड़िया, वो इसलिए बीमार पड़ी क्योंकि देवर नॉट स्टेइंग इन क्लीन्ड एरिया, वो जो है क्लीन एरिया में नहीं रह रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद इक्वल राइट टू वोट की बात की गई है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है बच्चों, ये एक एस्पेक्ट है ऑल डेमोक्रेसीज का इम्पॉर्टेंट। और इसका मतलब होता है कि एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज़ शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। यानी कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, उसके पास चाहे वेल्थ हो या ना हो, लेकिन अगर they have 18 years above age and citizen of India and also their name mentioned in voter list, so they are able to cast their vote। कांता जो है वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो ये देख रही है कि लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं और सभी को इक्वल माना गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे दुख भी होता है ये देख के कि जब वो देखती है कि जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे जिस तरीके से लाइन राइट टू वोट के लिए दिख रही थी ऐसी यहाँ पर नहीं दिख रही है। यहाँ सिर्फ गरीब लोग ही उसे नज़र आ रहे हैं जो कि ओपीडी के बाहर खड़े हैं। बच्चों ओपीडी की फुल फॉर्म आप एक बार देख लेना गूगल से और ओपीडी की फुल फॉर्म याद कर लेना। उसके बाद अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी बताए गए हैं। अब यहाँ देखिए कि कुछ कटिंग्स दिखाई गई हैं न्यूज़पेपर्स की। तो बच्चों हमारे यहाँ आपको पता है इंडिया में शुरू से ही जो है कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बैकवर्ड देखने को मिलते हैं हमें, जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद दलित चाइल्ड जो है उसकी स्टोरी भी इसमें आपने पढ़ी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और इन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं इनकी जो बुक थी, एक दलित राइटर थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जूठन, ये आपको पता होना चाहिए। इट रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 और 2013 तक। ठीक है, और उनकी स्टोरी है कि वो स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में वो वाल्मीकि कम्युनिटी से थे, यानी कि दलित थे, तो इसीलिए उनको पढ़ने नहीं देते थे उनके टीचर्स और उन्हें सफाई करने के लिए लगा दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। इसका एक कवर पेज भी दिखाया हुआ है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद में जो है यहाँ पर ये भी दिखाया गया है, एक ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये था कास्ट के बेस पे जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हुआ था जो है अंसारी फैमिली के साथ में। और अंसारी जो हैं वो
तो इसमें जो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है, और इसमें जो है इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो कास्ट के बेस पर हुआ था, तो उस चीज़ को शो किया गया है। दूसरा जो हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इस चैप्टर में वो था रिलीजन के बेस पर, जो कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ हुआ था, और उनके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि वो दोनों ही रेंट पर घर ढूंढ रहे थे, और जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, इसी वजह से उन्हें कोई भी घर देना नहीं चाहता था। तो ये जब उन्हें बाद में जब चीज़ पता चली तो उनकी डिग्निटी बहुत हर्ट हुई। डिग्निटी होती है बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्निटी, तो आपको पता होना चाहिए डिग्निटी इज़ रेफर्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आपकी खुद की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है दैट इज़ द डिग्निटी। तो अगर कोई भी पर्सन आपकी इस डिग्निटी को हर्ट करता है, सो यू हैव अ राइट टू इक्वालिटी एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट। और अगर आपका कोई ये राइट जो है एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो आप उस राइट के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये दो डिस्क्रिमिनेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिले। उसके बाद में डिग्निटी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको समझाया, और उसके बाद इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वालिटी हमें फंडामेंटल राइट्स के अंडर में दी गई है, और राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा आर्टिकल 15 के अंडर में आता है, जो कि ये कहता है कि ऑल द पीपल्स आर इक्वल्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। ठीक है, और ये एक आपकी फिर उसके बाद मिड डे मील के बारे में भी यहाँ बताया गया है इस चैप्टर में कि मिड डे मील का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से शुरू किया गया था। पहली बार तमिलनाडु से शुरू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे शुरू किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था, और इसमें कहा गया था कि सभी बच्चों को जो फूड है वो स्कूल में अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि बच्चे स्कूल में ही रहें और पढ़ाई करें और खाना खाने के एक्सक्यूज़ के बेस पर स्कूल से घर ना जाएं। ठीक है, तो दलित वुमेन जो है वो खाना बना रही है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, वो खाना डिवाइड कर रही है। इससे ये भी एक इक्वालिटी को जो है प्रमोट करने का एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक देखिए पिक्चर भी दिखाई हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे भी जाना जाता है। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, अगर हम यूएस की बात करें तो मैंने आपको एक रोज़ा पार्क्स के बारे में बार बार बताया है। अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अमेरिका में, यूएस में, और रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी और उसको बस में उसकी सीट से उठा दिया गया था जस्ट बिकॉज शी हैज़ अ ब्लैक कॉम्प्लेक्शन। उसका रंग जो है वो डार्क था और इसी वजह से वाइट मैन ने उसे उसकी सीट से उठा दिया, जिस वजह से उसकी डिग्निटी हर्ट हुई और उसने ये देखा कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और उसने सिविल राइट मूवमेंट चलाया जो कि 1964 में चलाया गया, रेस के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में था जो। ठीक है, तो ये एक उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। अब यहाँ आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, नस्ल, जाति या फिर उसका लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही किसी व्यक्ति के साथ में जो है इन सब बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना किसी को इन सब आधारों पर किसी पब्लिक रेस्टोरेंट, शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस और पब्लिक एंटरटेनमेंट पर जाने से रोका जाएगा, ना किसी को पानी जो कुएं वगैरह से पानी लेने के लिए इन सब चीज़ों से रोका जाएगा। चैलेंज क्या है बच्चों डेमोक्रेसी के सामने? चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको इक्वालिटी जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो अब हमें इसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, डिग्निटी, जिससे कि सभी लोगों की मेंटेन की जा सके। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं एक बार इनको भी आप देख लेना, और बाकी जो आपके ये जो मैंने चैप्टर आपको समझाया है इसमें मेन चीज़ें इनको आप एक बार बुक से भी गो थ्रू कर लेना। मिड डे मील हो गया, सिविल राइट मूवमेंट हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, डिग्निटी हो गया,
जो अंसारी फैमिली है उनके साथ किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर हुआ, इक्वालिटी क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ये सारी चीज़ें। अब है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब जैसे कि पिक्चर्स आपको दिख रही हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है इसमें हेल्थ को लेकर। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो हेल्थ है बच्चों, हमारा जो हेल्थ का इशू है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो आपको पहली बात तो यही पता होना चाहिए, हो सकता है यही पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए हेल्थ क्या है। हेल्थ का मतलब होता है आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। आपकी जो हेल्थ है उसका मतलब होता है कि जब हम अपने आप को बीमारियों से और किसी भी घायलता से या घाव से जब अपने आप को फ्री महसूस करते हैं तो वही हेल्थ कहलाता है, ठीक है। और इसमें हम किसी भी तरह की बीमारी की चपेट में नहीं होते हैं। तो आपको हेल्थ का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद में इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले और फ्री एनवायरनमेंट मिले, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले तो वो हेल्दी रहते हैं। दूसरी तरफ उनको जो खाना है वो भी सही मात्रा में मिले तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। उसके बाद में आपको ये बताया गया है कि हेल्थ केयर इन इंडिया। बच्चों इसमें देखो आपको बताया गया है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हर साल खोले जाते हैं, तो वो कौन सा देश है? भारत, यानी इंडिया। तो ये कंपैरिजन तो मैंने आपको पढ़ाया था, आप इसको एक बार पढ़ लेना सभी बच्चे ज़रूर, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। उसके बाद है आपको ये पता है कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, टेस्ट, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स एट्सेट्रा ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंडर आते हैं। यानी कि अगर आपको हॉस्पिटल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो हॉस्पिटल में हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, टेस्ट करने के लिए एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है। उसके अलावा नर्स होती हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंडर में ही आते हैं। फिर है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है इंडिया में बड़े लेवल पर जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कंट्री जो है वो एक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, डिग्री लिए हुए हैं, नॉलेज के बेस पर जो सिस्टम चल रहा है उसको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहा गया है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, लेबोरेटरी में जो लैब टेक्नीशियंस हैं, ये सभी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर में आते हैं। उसके बाद में ये बताया गया है कि एक हकीम शेख की स्टोरी बताई गई है। मैंने आपको बताया था पश्चिम भाग खेत मजदूर समिति जो है, हकीम शेख जो है इसका मेंबर था और एग्रीकल्चरल लेबरर था। वेस्ट बंगाल में 1992 में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाता है और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और उसका इमीडिएट जब उसको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो उसे एडमिट करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ बेड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है लेके जाते कहीं और तो वहाँ डॉक्टर नहीं होते, 4 घंटे ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं और फिर उसको लास्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। और वहाँ पर उसकी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में जो हकीम शेख हैं उसको वहाँ पर भी एडमिट करने के लिए जो मना किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका लगाता है, पिटीशन लगाता है और कोर्ट ऑर्डर देती है कि जो भी उसका नुकसान हुआ उसका नुकसान जो है वो कौन भरेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, हेल्थ के लिए पूरी तरह जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक और स्टोरी दिखाई हुई है। अमान जो है एक लड़का है, वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे कैसे होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को लेकर, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद है
पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है कि आपको दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिलती हैं, आपको कोई डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी होती है, आपके जो टेस्ट होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो लोग हैं उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो उनका ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता है लोगों के साथ में। और गांव वगैरह में आप देखोगे छोटे हेल्थ सेंटर खुले होते हैं, बड़े शहरों में जाना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आपको बड़ा इलाज कराना है तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हु पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स आते हैं वो आते हैं मैनी पब्लिक प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स का यूज़ करती है पब्लिक सर्विसेज के लिए जिससे कि लोगों का भला हो सके। सच सम सर्विसेज जैसे डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे, ये सब बनवाने के लिए यूज़ करती है। इसके अलावा टैक्स जो फंड आता है उसका यूज़ एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और टैक्स मनी का यूज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे हमारे देश में आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ये जैसे अभी कोविड चल रहा है तो इस तरीके से इन सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट अपना जो टैक्स से पैसा आया है उसका यूज़ करके ही लोगों का वेलफेयर का काम करती है। उसके बाद प्राइवेट फैसिलिटीज़, आपको पता है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक तो, दूसरा ट्रीटमेंट अच्छा होता है लेकिन वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, आपको दवाइयाँ भी पैसों में ख़रीदनी है, टेस्ट भी पैसों में करवाने हैं, डॉक्टर की फ़ीस अलग से देनी है, तो इतना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसीलिए जिनके पास पैसा होता है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वही लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चेकअप कराने जा पाते हैं, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक RMPs यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इनकी बात की गई है। RMP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। पेज नंबर 25 पर देखिए सभी बच्चे, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, उसमें 1 2 3 4 4th लाइन में RMPs, तो इसको आप देख लेना। OPD की फुल फॉर्म देख लेना सभी बच्चे। उसके बाद है जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, यहाँ पे ऐड की हुई है। फिर व्हाट कैन बी डन यानी कि क्या हो सकता है, उसमें यही है एग्जाम्पल में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई है। केरला का एक्सपीरियंस दिया गया है। 1996 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, स्टेट में 40% जो था पूरे बजट का वो पंचायत को दिया गया और पंचायत लेवल पर काम किया गया हेल्थ के लिए, फूड प्रोवाइड किया गया, वीमेंस के डेवलपमेंट, एजुकेशन, जल वाटर जो है इस पर खर्च किया गया पैसा, स्कीम्स जो हैं वाटर सप्लाई की वो चेक की गई, स्कूल्स, आंगनवाड़ी खोले गए और हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया गया। इसके बावजूद भी हमें अब भी शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स और डॉक्टर्स जो है वो कम नज़र आते हैं, जिनको हमें बढ़ाने की और ज़रूरत है। दूसरी तरफ कोस्टा रिका जो कि एक सेंट्रल अमेरिका का एक एरिया है, देश है, यहाँ पर जो है कोस्टा रिका जो है ये काफ़ी सालों से कोस्टा रिका में देखा गया कि यहाँ पर कोई आर्मी के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जाता। यहाँ पर जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो लोगों के एजुकेशन और बेसिक नीड्स पर खर्च किया जाता है, जिनमें से एक हेल्थ भी है। तो कोस्टा रिका जो है ये बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ जो है ऑल कोस्टा रिकन्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है लोगों को, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, घर प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को, और हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है और जो एडल्ट्स हैं उनको भी हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। ये आपका है सेकंड चैप्टर। इसमें से ग्लॉसरीज में से OPD देख लेना आप लोग और मेडिकल टूरिस्ट देख लेना और कम्युनिकेबल डिजीज़ देख लेना अच्छे से।